गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोगों ने पहले वीडियो में बेल्जियम की स्टोरी को डिस्कस किया था और ये जाना था कि बेल्जियम की सरकार ने वहाँ के विभिन्न भाषाई समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने संविधान में परिवर्तन करके किस तरीके से आपस में एकता स्थापित की थी, जिसमें सभी भाषाई ग्रुप, चाहे वो डच बोलने वाले लोग हों, चाहे फ्रेंच बोलने वाले लोग हों, चाहे जर्मन बोलने वाले लोग हों, सबने उस मॉडल को, उस व्यवस्था को स्वीकार किया था और एक साथ रहने के लिए तैयार हुए थे। हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत में ही ये जान लिया था कि पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है, हम दो देशों की अलग अलग कहानियों के द्वारा समझेंगे। अब आज जो देश मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो एक द्वीपीय देश, जिसको आइसलैंड नेशन, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है और हमारे राज्य तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर स्थित है। अब हम कंपेयर करें तो श्रीलंका जो है की जनसंख्या 2 करोड़ है, जो लगभग हरियाणा के बराबर है। जैसे कि साउथ एशिया में अन्य देश हैं, उसी तरीके से श्रीलंका में भी बहुत सी विभिन्न प्रकार के पॉपुलेशन या जनसंख्या निवास करती है। अब अगर हम इनका कंपोजिशन देखें तो यहाँ पर जो सिंघाला स्पीकर्स यानी सिंघाला भाषा बोलने वाले लोग 74%, 74% और तमिल भाषा बोलने वाले लोग 18% हैं। अब ये जो तमिल स्पीकर्स हैं, इनको भी हम 2 उप समूहों या 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक हैं तमिल नेटिव्स यानी तमिल के रहने वाले मूल निवासी, और दूसरे तमिल नेटिव्स यानी कि जो श्रीलंका के रहने वाले मूल निवासी हैं और तमिल भाषा बोलते हैं, उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है। वो पूरे तमिल्स में 13% हैं। बाकी तमिल्स जो हैं वो लोग हैं जिनके पूर्वज भारत से एज ए प्लांटेशन वर्कर उपनिवेशीय शासन के दौरान वहाँ पर जाके बस गए थे। अब जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो अधिकतर श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। जो सिंघाला स्पीकिंग पीपल हैं श्रीलंका के, उन लोगों का रिलीजन जो है वो बुद्धिज़्म है। अधिकतर क्या, लगभग सभी सिंघाला स्पीकिंग जो पीपल हैं वो बुद्धिस्ट हैं। जबकि जो तमिल्स हैं, आइदर वो श्रीलंकन तमिल्स हों और इंडियन तमिल्स हों, वो हिंदू और मुस्लिम्स कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। उसके अलावा 7% वहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, और वो लोग यानी कि 7% जो क्रिश्चियन हैं वो तमिल और सिंघाला दोनों बोलते हैं। अब हम लोग ये देख चुके हैं कि बेल्जियम ने किस तरीके से अपनी पावर शेयरिंग को अडॉप्ट किया था। अगर हम एक बार ये इमेजिन कर लें या कल्पना कर लें कि बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी में थी, और अगर डच कम्युनिटी अपनी इंटरेस्ट को या अपनी नीतियों को फ्रांस और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पर फोर्स करती, तो हो सकता है बेल्जियम में भी एक मेसी पार्टीशन या एक जो खराब विभाजन की स्थिति हो जाती देश के। और उस समय क्या होता कि ब्रुसेल्स पर, जो बेल्जियम की राजधानी है, उस पर दोनों कम्युनिटीज़, आइदर फ्रेंच और डच स्पीकिंग, दोनों कम्युनिटी अपना अपना क्लेम या दावा प्रस्तुत करती। लेकिन वहाँ की सरकार ने ये स्थिति आने नहीं दी, और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी
उसके हितों को ना ध्यान देकर सबको पावर शेयरिंग में यानी सबके सारे समुदायों के हितों का ध्यान रखा, जिससे कि बेल्जियम में शांति की स्थापना हो सकी। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यवाद था, यानी कि जो सिंघाला स्पीकिंग या जो सिंघाला कम्युनिटीज़ थी, उनके हितों को ध्यान दिया गया। अब हम श्रीलंका का सिनेरियो या उसका परिदृश्य समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, और जब वो स्वतंत्र हुआ तो वहाँ पर जो सिंघाला कम्युनिटी थी वो ये चाहती थी कि जो गवर्नमेंट होगी यानी जो सरकार बनेगी उसमें उसका डोमिनेंस हो। इसका परिणाम ये हुआ कि जो गवर्नमेंट चुनी गई उसने जितने भी स्टेप्स थे वो मेजॉरिटेरियन या बहुसंख्यवाद कदम उठाए और वहाँ पर सिंघाला सुप्रीमेसी या सिंघाला के प्रभुत्व को स्थापित किया। इसके लिए संविधान में भी उचित परिवर्तन किया गया। 1956 में एक एक्ट पास किया गया, अधिनियम पास किया गया, जिसमें सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की घोषित कर दिया गया। जब सिंघाला को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो तमिल लैंग्वेज थी उसको डिसरिगार्डिंग किया गया या उसको निरादर किया गया, उसको इग्नोर किया गया। उसके बाद जो सेकंड कदम उठाया गया, जो सेकंड प्राविधान बना, वो क्या था कि जो एक तरीके से जो सरकारें थी उन्होंने एक प्राथमिकता देने की प्रेफरेंशियल पॉलिसी अपनाई थी। किसके फेवर में? सिंघाला के फेवर में। यानी कि जो यूनिवर्सिटी पोजीशंस थी, है ना, और जो गवर्नमेंट जॉब्स थे उसमें सिंघाला एप्लीकेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाने लगा। उसके साथ ही साथ जो बुद्धिज्म था उसको राजकीय धर्म घोषित किया गया और उसके प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी भी सरकार की हो गई। एक तरीके से देखा जाए तो जो बुद्धिज्म था वो श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म हो गया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इन 1956 an act was passed which recognized Sinhala as the only official language. दूसरा, सिंघाला स्पीकर्स वर प्रेफर्ड बोथ द यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि सिंघाला बोलने वाले एप्लीकेंट्स, जो आवेदक सिंघाला स्पीकर्स थे, उनको गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी की पोजीशन में उनको प्रेफरेंस या प्राथमिकता दी गई। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट रिलीजन था वो बुद्धिज़्म घोषित किया गया, उसको प्रोटेक्ट और उसके फॉस्टर की जिम्मेदारी जो है वो सिंघाला को सौंपी गई। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो अपने आप को उस देश में या जो सिंघाला स्पीकर्स थे अलग समझने लगे और ये समझने लगे कि जो बुद्धिस्ट सिंघाला लीडर्स हैं वो उनकी लैंग्वेज और कल्चर के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हैं, और उनको ये महसूस होने लगा कि जो श्रीलंका का संविधान था या जो सरकारी पॉलिसीज़ थी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, वो उनके इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को डिनाई करती थी। यानी उनकी जो पॉलिसीज़ थी, श्रीलंकन गवर्नमेंट की जो सरकारी नीतियाँ थी, उसमें तमिलों के जो समान राजनीतिक अधिकार थे उनकी उपेक्षा की गई थी। उनको जॉब्स यानी कि नौकरियों में अपॉर्चुनिटीज़ कम की गई थी, उनके हितों को ध्यान में नहीं रखा गया था और सिंघाला स्पीकर के सामने उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था या उनके साथ भेदभाव किया गया था। अब इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन लोगों ने कई पार्टीज़ यानी कई संगठन बनाने शुरू कर दिए और वो किसके लिए संघर्ष करने लगे कि तमिल लैंग्वेज को भी, तमिल भाषा को भी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और उनको रीजनल ऑटोनॉमी यानी कि उनको क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान की जाए। और तीसरा
शिक्षा और नौकरियों में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। अब ये डिमांड करते हुए जब सिंघाला गवर्नमेंट ने इन मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तो इन संगठनों ने क्या मांग करना शुरू कर दिया कि उन्हें इंडिपेंडेंट तमिल ईलम का मतलब स्टेट होता है, कि तमिल भाषा में ईलम का मतलब स्टेट होता है। इंडिपेंडेंट तमिल ईलम की मांग करने लगे और नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में एक तरीके से जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता रहा, संघर्ष बढ़ता गया, जो कि सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। सिविल वॉर मीन्स गृह युद्ध, यानी कि किसी देश के आंतरिक समुदायों में ही आपस में संघर्ष हो जाना। अब इस सिविल वॉर का परिणाम क्या हुआ कि हज़ारों की संख्या में दोनों कम्युनिटीज़ के, दोनों समुदाय के, चाहे वो सिंघाला स्पीकिंग हो चाहे वो तमिल स्पीकिंग हो, हज़ारों लोग मारे गए। बहुत से लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा और एक रिफ्यूजी, शरणार्थी बनकर अपनी आजीविका के लिए दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। हम लोग ये जानते हैं कि जो श्रीलंका है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ में उसका बहुत ही एक्सीलेंट रिकॉर्ड है, लेकिन इस सिविल वॉर की वजह से, यानी इस गृह युद्ध की वजह से उनका सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक जो लाइफ थी, यानी कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। 2009 के बाद से इस गृह युद्ध में कुछ कमी आई और श्रीलंका में शांति की स्थापना हुई। अब हम ये देख सकते हैं, अब हम लोगों ने दोनों स्टोरीज़ को या दोनों कहानियों को ध्यान से देख लिया है कि किस तरीके से उन लोगों ने सत्ता की साझेदारी में अपने अपने समुदायों को महत्व दिया। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने ये निश्चित कर लिया था कि किसी भी देश की यूनिटी तभी संभव रह सकती है, तभी पॉसिबल हो सकती है, जबकि जितने भी समुदाय, चाहे वो बड़े बहुसंख्या में हो, चाहे वो मेजॉरिटी में हो, माइनर में हो, है ना, जितने भी समुदाय हों, उनकी फीलिंग्स के, उनके इंटरेस्ट का, यानी उनके जितनी भी फीलिंग्स हैं उनके और जो भी उनके हित हैं, उनको रिस्पेक्ट, उनको आदर देना बहुत ज़रूरी है। जबकि श्रीलंका ने इसके विपरीत एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। श्रीलंका ने इस वाले मेज़र को अडॉप्ट किया कि केवल मेजॉरिटी कम्युनिटी ही जो है उसको शासन करना चाहिए और उसके ही पॉलिसीज़, उसकी ही इच्छाओं को दूसरी जो छोटी समुदाय हैं, जो माइनर कम्युनिटीज़ हैं, उन पर इम्पोज करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि बेल्जियम में किस तरीके से यूनिटी इस्टेब्लिश हुई थी और बेल्जियम में जो अलग अलग कम्युनिटीज़ थी वो बहुत ही हारमोनियस ढंग से उन्होंने रहना स्वीकार कर लिया था। जबकि श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में जो मेजॉरिटेरियन स्टेप्स अडॉप्ट किए गए थे और जो रिफ्यूज़ कर दिया था, जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ ने अपने डोमिनेंस को इस्टेब्लिश किया था और रिफ्यूज़ किया था